बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में फिर और उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिस्कस किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट शुड नॉट बी थॉट ऑफ द स्पेसिफिक बिल्डिंग और लोकेशन वेयर ट्रेडर्स एक्सचेंज करेंसी। ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हम कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग या लोकेशन को स्पेसिफाई नहीं करते जहाँ पर ट्रेडर जो है अपनी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। कंपनीज नॉर्मली एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर थ्रू कमर्शियल बैंक ओवर द टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए भी जो होती है करेंसी को एक्सचेंज करते हैं कमर्शियल बैंक के जरिए। ये जो होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होता है it is an over the counter market where many transaction occur through telephonic network, जिसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता। ठीक है ना, जहाँ पर कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज while the largest foreign exchange trading center are in London, New York and Tokyo, foreign exchange transaction occur on daily basis in all cities around the world. London account for 33% of the trading volume, while New York account for the 20%. Thus, these two market control more than half of the currency trading in the world. ठीक है ना, ये पूरी दुनिया में जो है ये टोक्यो और न्यूयॉर्क जो है ये क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हमारे पास जो होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के हवाले से जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर क्या होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर सर्व एज इंटरमीडिएट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि बायर और सेलर को क्या करता है, मेट करते हैं इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय एक्सचेंजिंग करेंसी डिज़ायर बाय द एमएनसीज और इंडिविजुअल। जो भी एमएनसीज या इंडिविजुअल डिज़ायर होती है उनके मुताबिक फॉरेन करेंसी को पॉसिबल करते हैं। लार्ज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स इंक्लूड बड़े जो होते हैं बड़े फॉरेन एक्सचेंज डीलर, जिसमें सिटी फॉरेन एक्सचेंज जो है सब्सिडी ऑफ द सिटी ग्रुप कहते हैं, JP मॉर्गन चेज है, डच बैंक है जर्मनी में। ठीक है ना, डीलर such as these have branches in most major cities। इनके बड़े सिटीज़ में ब्रांचेज होते हैं। also facilitate foreign exchange transaction with online trading सर्विस के जरिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को पॉसिबल करते हैं। ठीक है, और अदर डीलर्स भी हैं such as FX Connect, सब्सिडी ऑफ द स्टेट कॉरपोरेशन है, एंडा के नाम से ACM है। ठीक है ना, ये तमाम ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो फॉरेन एक्सचेंज को पॉसिबल करते हैं। The every daily trading volume in foreign exchange market is about 4 trillion with the US dollar का रिकॉर्ड शो किया जा रहा है। about 4 trillion डॉलर है the US dollar involved in the 40% of the transaction. Currency from the emerging countries are involved about 20% of the transaction. Most currency transaction between the non-US countries do not involve US डॉलर। मतलब ये कि यहाँ की US कम इकोनॉमी की फिक्र दी गई है कि वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे करेंसी होती है, करेंसी ट्रांजेक्शन भी की जाती है जो कि बिटवीन नॉन US कंट्रीज होती हैं, यूज़ करते हैं। नॉन US कंट्रीज होती है जो कि US नहीं होती, दे डू नॉट इन्वॉल्व US। जिस तरह कैनेडियन डॉलर है, ठीक है ना, इस तरह के मेरे कैनेडियन डॉलर MNCs डेट परचेज सप्लाई फ्रॉम द मैक्सिकन। ठीक है ना, जो मैक्सिकन से अगर कैनेडियन MNCs है और वो सब मैक्सिकन MNC से सप्लाईज परचेज करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कैनेडियन डॉलर फ्रॉम मैक्सिकन पीसेस। इसी मार्केट में फिर वो कैनेडियन डॉलर को मैक्सिकन पीसेस में पहले कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह जापानीज MNCs डेट इन्वेस्ट फंड इन द ब्रिटिश बैंक। जापानीज MNCs हैं जो कि ब्रिटिश बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, फंड को इन्वेस्ट करते हैं, एक्सचेंज जापानीज येन फॉर द ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो वो अपनी जापानीज येन को ब्रिटिश पाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ये कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सिर्फ डॉलर में नहीं होता बल्कि अदर करेंसीज में भी होता है, अदर कंट्रीज करेंसीज में भी किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मार्केट की, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की हम बात कर रहे हैं, फिर उसमें फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के मार्केट यूज़ होते हैं। एक होता है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या कहलाते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ये एक कॉमन टाइप है। ठीक है, इज़ फॉर द इमीडिएट एक्सचेंज। जब आप
करेंसी इमीडिएट एक्सचेंज करते हैं, इंडिविजुअल हो या एमएनसीज हो या कोई कंपनी हो, इमीडिएट एक्सचेंज करना चाहती है करेंसी को दूसरी करेंसी में, तो वो जिस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से में इसको इमीडिएट एक्सचेंज करते हैं वो स्पॉट मार्केट कहलाते हैं। द मार्केट वेयर दिस ट्रांजेक्शन अकर स्पॉट मार्केट, ठीक है। तो ऐसे मार्केट को हम फिर स्पॉट मार्केट कहते हैं या इमीडिएट मार्केट भी इसको कहा जाता है। द एक्सचेंज रेट एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड फॉर अनदर इन द स्पॉट मार्केट इज नोन एज स्पॉट रेट। जिस रेट पर एक करेंसी को स्पॉट ऑन द स्पॉट एक्सचेंज किया जाता है तो वो एक्सचेंज रेट को फिर हम स्पॉट रेट कहते हैं, वो स्पॉट रेट कहलाता है। स्पॉट मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन द स्पॉट आर ऑफन डन इलेक्ट्रॉनिकली। जितनी भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो स्पॉट मार्केट में इलेक्ट्रॉनिकली डील की जाती हैं, एंड द एक्सचेंज रेट एट द टाइम डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द फंड नेसेसरी फॉर द ट्रांजेक्शन। और जो एक्सचेंज रेट होता है वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट जो होता है, जो फंड नेसेसरी होता है ट्रांजेक्शन के लिए, उसके मुताबिक जो होता है रेट को डिफाइन किया जाता है, मालूम किया जाता है। साथ साथ ये एग्जाम्पल है, फिर आप लोग इसको पढ़ लें, ठीक है। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में मार्केट में, स्पॉट मार्केट में एक होता है इंटरबैंक मार्केट, उसको कहते हैं। इंटरबैंक मार्केट क्या होता है? इफ़ अ बैंक बिगेन टू एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज इन द पार्टिकुलर फॉरेन करेंसी, यानी कि एक बैंक है जो फॉरेन एक्सचेंज को डील करती है और उसे किसी पार्टिकुलर करेंसी को में शॉर्टेज आता है, ठीक है ना। सो वो क्या करते हैं? इट कैन परचेज डेट करेंसी फ्रॉम अदर बैंक। फिर वो क्या कर सकते हैं? उसी करेंसी को दूसरे बैंक से परचेज कर सकते हैं। दिस ट्रेडिंग बिटवीन बैंक्स अकर, तो ये क्या होता है? बैंक टू बैंक जो ट्रेडिंग अकर होती है इन व्हाट इज ऑफन रेफर टू द इंटर बैंक मार्केट। तो फिर वो बन जाता है इंटर बैंक मार्केट, यानी कि बैंक टू बैंक करेंसी एक्सचेंज होना या डील होना, ठीक है ना। सही है, तो वो इंटर बैंक मार्केट बन जाता है। कहते हैं कि सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज सिक्योरिटी फर्म्स कैन प्रोवाइड द सेम सर्विस, ठीक है ना। सिक्योरिटी फर्म भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिस्क्राइब इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। अगर आप लोग पढ़ें, इन एडिशन मोस्ट मेजर एयरपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड हैव फॉरेन करेंसी सेंटर्स। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से एक से हर एयरपोर्ट जो होता है वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज सेंटर्स होते हैं जो आपके लिए करेंसी को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। वेयर इंडिविजुअल कैन एक्सचेंज करेंसी। इन मेनी सिटीज देयर आर रिटेल फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसेज। बहुत सी सिटीज़ में रिटेल फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर होते हैं। वेयर टूरिस्ट एंड अदर इंडिविजुअल कैन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को या फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरह यूज़ ऑफ द डॉलर इन द स्पॉट मार्केट। द यूएस डॉलर इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मल यूएस डॉलर को कॉमनली एक्सेप्ट किया जाता है बाय मर्चेंट इन मैनी कंट्रीज, स्पेशली इन कंट्रीज सच इज बुलाविया, इंडोनेशिया, रशिया, वियतनाम, ठीक है। वेयर द होम करेंसी में भी वीक, जहाँ पर उनकी होम करेंसी जो होती है वो वीक होती है और सब्जेक्ट टू द फॉरेन करेंसी, एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन या मुख्तलिफ सूरत हाल जो होती हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से वो अपनी करेंसी को यूज़ नहीं कर सकते, तो वो यूएस करेंसी या डॉलर करेंसी को एज एक्सचेंज यूज़ करते हैं। मेनी मर्चेंट एक्सेप्ट यूएस डॉलर बिकॉज दे कैन यूज देम टू परचेज गुड फ्रॉम द अदर कंट्री। उसी डॉलर को वो यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म टू परचेज गुड फ्रॉम द अदर कंट्रीज। स्पॉट मार्केट टाइम जोन के हवाले से अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि ऑल दो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस आवर इन एनी गिवन लोकेशन। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो जहाँ पर जो कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है ओनली ड्यूरिंग द नॉर्मल बिजनेस आवर। जो भी बिजनेस आवर्स होती हैं गिवन लोकेशन, उसके मुताबिक जो होता है फॉरेन एक्सचेंज को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है ना। दीज हावर में वेरी अमॉन्ग लोकेशन, ये जो हावर्स होते हैं ये वेरी करती है अमॉन्ग लोकेशन ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन, ठीक है ना। हमें पता है कि डिफरेंट टाइम जोन में सेम टाइम तो नहीं रहेगा 10, लेकिन क्या होगा 10 एट एनी टाइम ऑन वीक जो भी दिन होता है, समवेयर अराउंड द वर्ल्ड अ बैंक इज ओपन, जब बैंक ओपन होता है एंड रेडी टू अकोमोडेट फॉरेन एक्सचेंज। जिस टाइम भी बैंक ओपन होता है वो फॉरेन एक्सचेंज रिक्वेस्ट को एकोमोडेट के लिए रेडी होते हैं, ठीक है ना। सही है, एग्जाम्पल है कि व्हेन द फॉरेन कर एक्सचेंज मार्केट ओपन इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ईच मॉर्निंग द ओपनिंग एक्सचेंज रेट कोटेशन आर बेस्ड, जो एक्सचेंज रेट कोटेशन होगा, ठीक है ना, कोटेशन जो रेट्स होते हैं आर बेस्ड ऑन द प्रीवेलिंग रेट्स, जो प्रीवियस रेट होते हैं कोटेड बाय द बैंक इन द लंदन, यानी कि लंदन में जो रेट्स होंगे उसी की बेस पे जो होता है
वो अपनी कोटेशन जो होते हैं वो ओपन करेंगे। एंड अदर लोकेशन वेयर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैव ओपन अर्लियर, ठीक है ना। और जहाँ पर भी पहले उनसे पहले जो मार्केट एक्सचेंज रेट या मार्केट ओपन होते हैं उसी के मुताबिक वो अपने रेट को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। सही है। फिर आगे इसी ये एग्जांपल है, आप लोग इसको रीड कर लें, ठीक है ना। इसके अलावा स्पॉट मार्केट लिक्विडिटी की हम बात करते हैं तो स्पॉट मार्केट फॉर ईच करेंसी कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स लिक्विडिटी, यानी कि स्पॉट मार्केट जो होता है करेंसी की जो स्पॉट मार्केट हम उसकी लिक्विडिटी से डिफाइन करते हैं, विच रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। वो लिक्विडिटी हमें क्या शो करता है, लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी को डिफाइन करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द मोर बायर एंड सेलर देयर आर द मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। हम कह सकते हैं कि जहाँ पर बायर और सेलर ज़्यादा होते हैं तो वो मार्केट ज़्यादा लिक्विड कहलाती है। तो स्पॉट मार्केट आर हाईली ट्रेडेड करेंसी। तो ये स्पॉट मार्केट जो होता है ये स्पॉट मार्केट आर हाईली ट्रेडिंग करेंसी सच एज यूरो, ब्रिटिश पाउंड एंड जापानीज येन आर वेरी लिक्विड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग इनकी बहुत ज़्यादा होती है। Conversely, the spot market for currencies of less developed countries are less liquid। जो less developed countries होती हैं उनकी करेंसी डिमांड या उनकी करेंसी बाइंग सेलिंग कम होती है, जिसकी वजह से वो लेस लिक्विड कंसिडर की जाती है। तो इसी लिक्विडेशन से हम स्पॉट मार्केट की लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को हम डिफाइन करते हैं। करेंसी लिक्विडिटी इफेक्ट, ये करेंसी जो लिक्विडिटी होती है ये इफेक्ट करती है द ईज विद विच MNCs कैन ऑब्टेन और सेल दैट करेंसी, यानी कि जो मार्केट जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतनी ज़्यादा उसकी करेंसी वो करेंसीज जो होती हैं वो ज़्यादा बाइंग करेंसीज की डेवलप कंट्रीज की करेंसी की बाइंग सेलिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो MNCs जो होगा वो ईजिली जो होता है वो करेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑब्टेन भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं जो मार्केट ज़्यादा लिक्विडेट होती है। इफ़ द करेंसी इज़ इलिक्विड, अगर करेंसी इलिक्विड होती है, ठीक है ना, द नंबर ऑफ द बिडिंग एंड सेलर इज लिमिटेड, तो उसमें बायर और सेलर लिमिटेड होंगे एंड MNCs में अनेबल टू क्विक परचेज, ठीक है। जिसकी वजह से MNCs जो होते हैं अनेबल टू क्विक परचेज और सेल दैट करेंसी एट अ रीजनेबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट लिक्विडिटी की वजह से फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो इफेक्ट होता है, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स ऑफ द बैंक डेट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैंक डिफाइन किया जा रहा है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फॉरेन एक्सचेंज को डील करते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट डेफिनेशन है कि जो एट्रीब्यूट के बैंक के एट्रीब्यूट्स क्या करेक्टरिस्टिक क्या हो सकती हैं, कम्पिटिटिवनेस ऑफ द कोर्ट हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप फॉरेन एक्सचेंज होता है, कस्टमर जो होता है फॉरेन एक्सचेंज डील करता है। कम्पिटिटिवनेस ऑफ द कोर्ट, स्पेशल रिलेशनशिप विद द बैंक क्या है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन बैंक की क्या है, एडवाइस अबाउट द करंट मार्केट कंडीशन या फॉरकास्टिंग एडवाइस, ठीक है ना। सो सिंपल ये एट्रीब्यूट्स करेक्टरिस्टिक हैं जो कि आर इम्पोर्टेंट टू द कस्टमर, ये कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट होता है इन नीड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज कि वो इसको अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें। अच्छा, इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन की तरफ आते हैं, ठीक है ना। कोटेशन हमारे पास जो होते हैं वो रेट्स होते हैं जो नॉर्मली जिसकी बेस पे फॉरेन एक्सचेंज को पॉसिबल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी शुड बी सिमिलर अक्रॉस द वेरियस बैंक डेट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज सर्विस, यानी कि जो बैंक फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज दे रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि दो बैंक के दरमियान, वेरियस बैंक के दरमियान टू करेंसी शुड बी सिमिलर होनी चाहिए या सिमिलर होनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ अ लार्ज डिस्क्रिपेंसी, अगर इसमें डिस्क्रिपेंसीज आती है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब डिफरेंस आता है, कस्टमर और अदर बैंक विल परचेज लार्ज अमाउंट ऑफ द करेंसी फ्रॉम वट एवर बैंक कोट्स रिलेटिवली लो प्राइस, जहाँ पर उसकी प्राइस कम होती है तो फिर वो वहाँ से परचेज करते हैं एंड इमीडिएटली सेल इट टू द वट एवर बैंक कोट रिलेटिवली हाई प्राइस, जहाँ पर प्राइस क्या होती है, हाई होती है। सच एक्शन काज एडजस्टमेंट इन द एक्सचेंज रेट कोटेशन डेट एलिमिनेट एनी डिस्क्रिपेंसी, तो इसकी वजह से जहाँ पर देखा जाता है कि करेंसी स्पेसिफिक करेंसी के प्राइस लेवल कम होती है तो बैंक या इंडिविजुअल जो होते हैं या कस्टमर जो होते हैं वहाँ से लो प्राइस पर ख़रीदते हैं और ऑन द स्पॉट इमीडिएटली फिर वो उस एरिया में उस जगह पर उस करेंसी को क्या कर देते हैं,
सेल कर देते हैं तो वो डिस्क्रिपेंसीज जो होती है, वो डिफरेंसेस जो होता है, बिकॉज मार्केट फोर्स की वजह से वो डिस्क्रिपेंसीज जो होती है ख़त्म हो जाती है और एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट आ जाता है जो कि उस एलिमिनेशन को ख़त्म कर देता है। ठीक है ना। तो हम फॉरेन एक्सचेंज, ये कोटेशन के हवाले से बात हो रही है। ठीक है ना। अब इसी कोटेशन में बिड आस्क स्प्रेड ऑफ द बैंक क्या होता है। ठीक है। बिड और स्प्रेड ऑफ द बैंक में कहते हैं कमर्शियल बैंक चार्ज फी फॉर कंडक्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। ठीक है ना। यानी कि जब करेंगे जो कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए अपनी कुछ फीस भी चार्ज करती हैं। दे बाय करेंसी फ्रॉम द कस्टमर स्लाइटली लोअर प्राइस। नॉर्मली जब बाय वो अपनी करेंसी, जो करेंसी डील करती है, जो कस्टमर से जो करेंसी परचेज करती है, उसकी प्राइस लेवल क्या होगी, कम होगी। देन द प्राइस एट विच दे सेल। ठीक है ना। उस प्राइस से, सेलिंग प्राइस से, जिस रेट पर वो सेल करते हैं, तो उससे उसकी बाइंग प्राइस होती है वो कम होती है। ठीक है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम द बैंक बिड रेट होता है, इसको हम बाइंग रेट भी कहते हैं। ठीक है ना। बिड रेट, बाइंग रेट, आस्क रेट, सेलिंग रेट। तो बिड बाइंग कोड फॉर द फॉरेन करेंसी विल बी लेस देन आस्क रेट। तो नॉर्मली बैंक का जो बिड रेट होता है वो आस्क रेट से लेस होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है। द बिड आस्क स्प्रेड, इसी डिफरेंस को हम बिड और सेल आस्क के दरमियान जो डिफरेंस आता है इसको स्प्रेड कहा जाता है। तो बिड आस्क स्प्रेड रिप्रेजेंट करता है द डिफरेंशियल बिटवीन द बिड एंड आस्क कोड्स एंड इज इंटेंडेड टू कवर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन अकोमोडेशन रिक्वेस्ट टू द एक्सचेंज करेंसी। ठीक है। इसी स्प्रेड से क्या करते हैं, बैंक जो होते हैं वो अपने कॉस्ट को कवर करते हैं। ठीक है ना। द बिड आस्क स्प्रेड इज नॉर्मली एक्सप्रेसेस परसेंटेज ऑफ द आस्क कोड। ये आस्क कोड के परसेंटेज में शो की जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि टू अंडरस्टैंड हाउ बिड आस्क स्प्रेड कोड इफेक्ट यू, किस तरह आपको इफेक्ट करता है। एज्यूम करें यू हैव $1,000 and plan to travel from the United States to the United Kingdom। ठीक है ना। आपके पास $1,000 हैं और आप ट्रेवल करना चाहिए यूनाइटेड स्टेट से यूनाइटेड किंगडम में। एज्यूम करें फर्दर डेट द बैंक बिड रेट फॉर द ब्रिटिश पाउंड इज $1.52। ये एज्यूम करें कि बैंक का जो बिड रेट है वो 1.52 है एंड आस्क रेट है उसी करेंसी का, यानी कि डॉलर का, वो 1.60 है। ठीक है। बिफोर लीविंग ऑन योर ट्रिप यू गो टू दिस बैंक टू एक्सचेंज डॉलर फॉर द पाउंड। अब आप क्या करते हैं, आपके पास $1 अमाउंट है। ठीक है। $1,000 है, $1,000 है, आप उसको पाउंड में एक्सचेंज करना चाहते हैं। यू $1,000 विल बी कन्वर्टेड टू 625 पाउंड एज फॉलो। ठीक है ना। यानी कि जो कि रेट है, बैंक का रेट है कि बैंक का जो बाइंग रेट है वो 1.52 है, बिड रेट और आस्क रेट 1.0 है। ठीक है। तो बैंक आपसे क्या करेगा, बिड रेट पर खरीदेगा। तो अमाउंट ऑफ द $US टू बी कन्वर्टेड एंड प्राइस चार्ज बाय द बैंक पर पाउंड। ठीक है। तो जो पर पाउंड रहे वो 1,000 डिवाइड बाय 1.60। तो आपके पास, यानी कि आप $1,000 के मुकाबले में आपको जो पाउंड अमाउंट मिल रहा है वो 625 क्या होगा, पाउंड है। ठीक है ना। सॉरी, 625 पाउंड है। नाउ सपोज करें आपने $1,000 के मुकाबले में 625 पाउंड हासिल कर ली। नाउ सपोज डेट बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी यू कैन नॉट टेक द ट्रिप। अब आप ट्रिप पे नहीं जा रहे, ठीक है ना। एंड यू रिकन्वर्ट, अब आप क्या करें, रिकन्वर्ट 625 जो आपने पाउंड खरीदे हैं $1,000 के मुकाबले में बैक टू द $, अब वापस $, में कन्वर्ट करना चाहते क्योंकि आपने ट्रिप कैंसिल कर लिया जस्ट आफ्टर परचेजिंग द पाउंड। ठीक है ना। इफ द एक्सचेंज रेट हैज़ नॉट चेंज, अब अगर एक्सचेंज रेट चेंज ना हो यू विल रिसीव। अब क्या करोगे, अब आप क्या करें, आप कह रहे हैं कि बिड रेट जो है बैंक वापस आपसे, आपने पहले से ख़रीदे हैं, आपको बैंक ने सेल किए थे $1.60 जो कि उसका रेट था। अभी आप वापस उसको जब आप वापस करते हैं तो 625 पाउंड को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला बैंक बिड रेट जो है 1.52 पर पाउंड जो उस रेट है, बिड रेट है, के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने क्या कर दिया, $950 क्या करोगे, रिसीव करोगे। ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे डिफरेंस आ रहा है कि ड्यू टू बिड आस्क स्प्रेड, बिड रेट और आस्क रेट के दरमियान जो स्प्रेड है, यू हैव $50 यानी कि 5% लेस देन व्हाट यू स्टार्टेड विद। आपने 1,000 से स्टार्ट किया और आपको रिसीव हुए $950। किसकी वजह से, बिड और आस्क स्प्रेड की वजह से आपने, यानी कि $50 जो थे आपके आपने लॉस कर लिया। ऑब्वियसली द डॉलर अमाउंट ऑफ द लॉस would be larger if you originally converted more than 1,000 into pound। ठीक है।
तो ये कहलाता है बिड और आस्क स्प्रेड। इसी स्प्रेड से क्या करते हैं, बैंक जो होता है, बैंक अपनी कॉस्ट को कवर करते हैं, कवर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन कमोडिटी इंडस्ट्री। इसी से अपने वो क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कवर करते हैं। ठीक है ना, सही। बिड और स्प्रेड मालूम करने के लिए ये एक एग्जांपल है, ठीक है, इसको रीड कर लें। नीचे फार्मूले का कॉमन वे टू कंप्यूट बिड और स्प्रेड इन परसेंटेज टर्म में मालूम करने के लिए, तो आस्क रेट यानी कि फॉर एग्जांपल बैंक का रेट 1.60 माइनस बिड रेट 1.52 है, डिवाइड बाय आस्क रेट 1.60, तो आपके पास क्या होगा, इसका एक परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ब्रिटिश पाउंड है, ब्रिटिश पाउंड की 1.52 बिड रेट है, आस्क रेट 1.60 है। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला के लिए तो 0.05 या 5% उसका स्प्रेड परसेंटेज फॉर्म में, अगर आप परसेंटेज फॉर्म में मालूम करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये भी एग्जांपल है। ठीक है, इसी फार्मूले का। अच्छा, अब आते हैं कि वो फैक्टर दैट इफेक्ट द स्प्रेड, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्प्रेड को इफेक्ट करते हैं। द स्प्रेड ऑन करेंसी कोटेशन इज द फॉलोइंग फैक्टर, जिसमें आपके पास एक इक्वेशन भी है कि स्प्रेड इज इक्वल टू द फैक्टर्स ऑफ द ऑर्डर कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट, कंपटीशन, वॉल्यूम, करेंसी। ये तमाम फैक्टर्स जो स्प्रेड को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्प्रेड इंक्रीज डिक्रीज होता है। ठीक है, या स्प्रेड में फ्लक्चुएशन आती है, तो ये वो फैक्टर। फॉर एग्जांपल ऑर्डर कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑर्डर, जिसमें क्लियरिंग कॉस्ट आता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, जो बैंक के हवाले से जो भी रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जो कॉस्ट कर रहा है, वो ऑर्डर कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट जितना ज़्यादा होगा, स्प्रेड भी उतना ही इसके साथ साथ फ्लक्चुएट करता रहेगा। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट आर द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री ऑफ द पार्टिकुलर करेंसी, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर करेंसी को अपने साथ इन्वेंट्री की सूरत में मेंटेन रखना, और उस पर जो कॉस्ट आते हैं वो इन्वेंट्री कॉस्ट कहलाते हैं। होल्डिंग एन इन्वेंट्री इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्या करता है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है कि उसी इन्वेंट्री बिकॉज द फंड कुड हैव बीन यूज्ड फॉर सम अदर पर्पज, क्योंकि उसी फंड को फिर अदर पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, अदर दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट रेट आर रिलेटिवली हाई, जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन इन्वेंट्री शुड बी रिलेटिव, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके मुकाबले में क्या होगी, ज़्यादा होगी। द हायर द इन्वेंट्री कॉस्ट द लार्जर द स्प्रेड। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस निशान शो कर रहे हैं, तो जितना इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा होगा, लार्जर द स्प्रेड भी उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि बिड और आस्क रेट के दरमियान जो डिस्क्रिपेंसीज है या डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, विल बी एस्टेब्लिश टू कवर दिस। ठीक है ना, उसको कवर करने के लिए वो स्प्रेड यानी कि बिड रेट और आस्क रेट के दरमियान स्प्रेड ज़्यादा होगा। ठीक है, थर्ड जो है कंपटीशन है, द मेजर इंटेंसिटी टू कंपटीशन है, द मोर इंटेंस द कंपटीशन, जितना कंपटीशन ज़्यादा इंटेंस होगा द स्मॉलर द स्प्रेड, उतना ही स्प्रेड कम होगा। ठीक है ना, सही है, जितना कंपटीशन कम होगा उतना ही स्प्रेड कम होगा। कोटेड बाय द इंटरमीडिएट्स, कंपटीशन इज मोर इंटेंस फॉर द मोर वाइडली ट्रेडेड करेंसी बिकॉज देयर इज अ मोर बिजनेस इन दिस करेंसी। ठीक है ना, इसका मतलब है कंपटीशन तभी होती है या उसमें इंटेंसिटी तभी होती है जब उस करेंसी का बिजनेस ज़्यादा किया जाता है, उसकी ट्रेडिंग ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लास्ट वॉल्यूम है। वॉल्यूम मोर लिक्विड करेंसी, जितनी जो करेंसी ज़्यादा लिक्विड होती हैं आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस अ सडन चेंज इन प्राइस, यानी कि देखा गया है कि उसमें जो प्राइस चेंज है वो बहुत कम पाया गया है। करेंसी डेट हैव लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम करेंसीज होती हैं और मोर लिक्विड, वो ज़्यादा लिक्विड होती हैं बिकॉज दे आर न्यूमरस बायर, उसके न्यूमरस बायर एंड सेलर होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट। दिस मीन दैट द मार्केट हैज सफिशिएंट डेप्थ दैट द फ्यू लार्ज ट्रांजैक्शन आर अनलाइकली टू कॉज द करेंसी प्राइस टू चेंज एब्रप्टली। ठीक है ना, सडनली, यानी कि बहुत कम होगा कंपटीशन, जितना वॉल्यूम जितना कम होगा, या ठीक है ना, वॉल्यूम कम होगा तो स्प्रेड भी कम होगा। ठीक है ना, उस लिहाज से हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो करेंसी डेट हैव लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम और मोर लिक्विड, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड है, देयर इज अ न्यूमरस बायर एंड सेलर। ठीक है, जहाँ पर न्यूमरस, तो वो हम कह सकते हैं कि लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होती है। करेंसी रिस्क के हवाले से क्या है कि सम करेंसी एग्जिबिट मोर वोलेटिलिटी, पास करेंसीज होती है कि उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा होता है।
अदर देन अदर दूसरे करेंसी के, बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से वोलेटिलिटी जो आती है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है ना, डेट कॉज द डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ द करेंसी टू चेंज एब्रप्टली, ठीक है ना, एब्रप्टली का मतलब सडनली उसको चेंज कर देता है कि क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन या तो वीक होती है या कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि करेंसी इन कंट्री डेट का फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है पर ज़्यादा है तो आप सब्जेक्ट टू एब्रप्ट प्राइस मूवमेंट, तो वहाँ पर प्राइस मूवमेंट जो होगा वो एब्रप्ट होगा, अचानक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह इंटरमीडिएट्स डेट आर विलिंग टू बाय और सेल दिस करेंसी कुड इनकर लार्ज लॉसेस, अगर वो इस तरह की करेंसी जहाँ पर प्राइस मूवमेंट एब्रप्ट होते हैं, एब्रप्टली चेंज होते हैं, प्राइस मूवमेंट सडनली चेंज होते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं, अगर इंटरमीडिएट्स विलिंग करते हैं टू बाय और सेल दिस करेंसीज कुड इनकर लार्ज लॉसेस, तो वो पर लार्ज लॉसेस का सामना करना पड़ता है ड्यू टू एब्रप्ट चेंज इन द वैल्यू ऑफ दिस करेंसी, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स दे जो कि स्प्रेड को इफेक्ट करती हैं, जिसमें ऑर्डर कॉस्ट आ गया, इन्वेंट्री कॉस्ट, कंपटीशन, वॉल्यूम हो गया एंड करेंसी रिस्क के हवाले से। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन की हम बात करते हैं। कोटेशन उस रेट को कहते हैं जिसमें हम एक करेंसी की दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें दो हमारे पास कोटेशन होती हैं, एक हमारे पास डायरेक्ट कोटेशन होता है और एक इनडायरेक्ट कोटेशन होता है। द कोटेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी नॉर्मली रिफ्लेक्ट द आस्क प्राइस फॉर द लास्ट ट्रांजेक्शन, जो भी कोटेशन होती है एक्सचेंज रेट की तो हम उस करें नॉर्मली आस्क प्राइस से उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सिंस एक्सचेंज रेट जो होता है थ्रू द डे, थ्रू आउट एक्सचेंज रेट चेंज थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे ये आपको को पता है कि एक्सचेंज रेट होती है ये चेंज होते रहते हैं, एंड एक्सचेंज रेट कोटेड और एक्सचेंज रेट जो होता है नॉर्मली कोट होता है न्यूज़पेपर में रिफ्लेक्ट ऑन वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द डे, एक पॉइंट इन टाइम जो होता है वो जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको कोट किया जाता है। अब कोटेशन जो होता है कोटेशन डेट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी, कोटेशन क्या होता है, कोटेशन रिप्रेजेंट करता है द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इन डॉलर, ठीक है। हम देखते हैं ना कि हम एक बाजू का जो होता है हम देखते हैं कि हम पाकिस्तानी करेंसी जो होते हैं डॉलर के मुकाबले में उसकी क्या रेट है, ठीक है ना, या हम देखते हैं कि डॉलर के रेट जो होता है पाउंड के मुकाबले में क्या है, ठीक है। यानी कि होम करेंसी को हम दूसरे फॉरेन करेंसी में जब उसकी वैल्यू मालूम करते हैं तो ये उसकी कोटेशन कहलाती है, ठीक है। नंबर ऑफ द डॉलर पर करेंसी एज रेफर टू द डायरेक्ट कोटेशन, ये डायरेक्ट कोटेशन कहलाता है। और कन्वर्सली इनडायरेक्ट कोटेशन इसका रेसिप्रोकल कहलाता है कि कोटेशन डेट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी पर डॉलर रेफर टू द इनडायरेक्ट कोटेशन। इनडायरेक्ट कोटेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रिस्पॉन्डिंग डायरेक्ट कोटेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल है, इससे आप समझें कि द स्पॉट रेट ऑफ द यूरो इज स्पॉट रेट। अब स्पॉट रेट जो है इमीडिएट रेट जो है करंट रेट जो है ऑफ द यूरो इज कोटेड दिस मॉर्निंग इज $1.031, ठीक है। दिस इज द डायरेक्ट कोटेशन। ये क्या है कि हम कहते हैं कि $1 यूरो का रेट जो है वह बराबर है $1.031 के, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट कोटेशन है जो कि हमें पता है कि दिस मॉर्निंग इसका रेट एज इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी इन डॉलर। ये हमें क्या करता है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू डॉलर में शो करता है। इनडायरेक्ट कोटेशन ऑफ द यूरो इज द, अब यूरो का इनडायरेक्ट कोटेशन क्या होगा, इनडायरेक्ट कोटेशन ऑफ द यूरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन का रेसिप्रोकल होगा, अपोजिट होगा, डिवाइड बाय इनडायरेक्ट कोटेशन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोटेशन फार्मूला आ गया। 1 इसका यूरो है, डॉलर की वैल्यू 1.031 है, यानी कि इज इक्वल टू 0.97 विच मीन 0.97 यूरो इक्वल टू द $1, यानी कि $1 का रेट जो है कि 1.97 यूरो जो है इक्वल है $1। इफ़ यू इनिशियली रिसीव द इनडायरेक्ट कोटेशन यू कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ टू ऑब्टेन द डायरेक्ट कोट्स। आप उसको क्या कर सकते हैं, यानी कि उसका रेसिप्रोकल लेके डायरेक्ट कोट हासिल कर सकते हैं। सो द इनडायरेक्ट कोटेशन फॉर द यूरो इज 0.97, द डायरेक्ट कोटेशन विल भी क्या होगा 1.031, जो कि आपके पास स्टार्ट में स्पॉट रेट आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन आ गया, ठीक है। ये इसमें 7 छोटी एग्जाम्पल है, इसको फिर आप लोग रीड कर लें, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में क्रॉस एक्सचेंज रेट्स भी होते हैं, ठीक है। क्रॉस एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है, एक आपकी होम करेंसी होती है, एक फॉरेन करेंसी होती है, ठीक है। तो बाजू का जब आप होम करेंसी में नॉर्मल एक्सचेंज रेट, होम करेंसी को आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो हम नॉर्मल एक्सचेंज रेट कहलाते हैं, ठीक है। अब क्रॉस एक्सचेंज के रेट क्या होता है कि मोस्ट स्टेबल ऑफ द एक्सचेंज रेट कोटेशन एक्सप्रेस करेंसी रिलेटेड टू द डॉलर, बट
अगर हम यूएस को यानी कि डॉलर को होम करेंसी कंसिडर करें तो बहुत सी कहते हैं कि एक्सचेंज रेट कोटेशन एक्सपेंस करेंसी रिलेटिव डॉलर में होते हैं, बट इन सम इंस्टेंस अ फर्म में कंसर्न अबाउट द एक्सचेंज रेट बिटवीन द टू नॉन डॉलर करेंसी, यानी कि ज़्यादातर जो होते हैं वो कंसर्न होते हैं कि नॉन डॉलर करेंसीज को उसके दरमियान एक्सचेंज रेट क्या। फॉर एग्जांपल इफ़ अ कैनेडियन फर्म नीड मैक्सिकन पीसोस टू बाय मैक्सिकन गुड, अगर कैनेडियन फर्म है, ठीक है ना, उसको मैक्सिकन पीसोस की ज़रूरत है टू बाय किसी मैक्सिकन गुड्स को परचेज करने के लिए, इट वांट टू नो वो उसको क्या चाहिए कि उनको मैक्सिकन पीस है तो वो जानेंगे कि मैक्सिकन पीसो वैल्यू रिलेटिव द कैनेडियन डॉलर क्या होगी, क्योंकि वो यहाँ पर यूएस डॉलर को यूज़ नहीं कर रहे। दिस टाइप ऑफ द रेट हियर इज नॉन एज क्रॉस एक्सचेंज, तो वो क्रॉस एक्सचेंज रेट है बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ द वन फॉरेन करेंसी पर यूनिट ऑफ द अनदर फॉरेन करेंसी। होम करेंसी के अलावा यानी कि एक फॉरेन करेंसी की वैल्यू दूसरे फॉरेन करेंसी के मुकाबले में क्या होगी तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसको हम क्रॉस एक्सचेंज रेट करें। फॉर एग्जांपल इफ द पीसो इज वर्थ $0.07 and the Canadian dollar is worth is also $0.07 and the Canadian dollar is worth is 0.70, ठीक है ना, ये इसका आजकल जो कोटेड रेट है। अब ये मालूम करने के लिए वैल्यू ऑफ द पीसो इन कैनेडियन डॉलर क्या होगी, तो उसको हम इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द पीसो इन डॉलर वैल्यू ऑफ द कैनेडियन डॉलर इन डॉलर, जो कि रेट दिया गया है। वैल्यू ऑफ द पीसो इन डॉलर जो है 0.07 है और वैल्यू ऑफ द कैनेडियन डॉलर इन डॉलर जो है यूएस डॉलर 0.70 है, जो कि कैनेडियन डॉलर के रेट होगा 0.10, ठीक है, 0.10। दस मैक्सिकन पीसो इज वर्थ कैनेडियन 0.10, ठीक है। द एक्सचेंज रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ द पीसो इक्वल टू 1 कैनेडियन डॉलर, यानी कि ये एक्सचेंज रेट हमें क्या शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है द नंबर ऑफ द पीसो इक्वल टू द कैनेडियन डॉलर, नंबर ऑफ द पीसो, ठीक है, इक्वल टू द कैनेडियन डॉलर कितने हैं का 0.10। दिस फिगर कैन बी कंप्यूटेड बाय ट्रिकल रेसिप्रोकल, अगर हम इसको उल्टा मालूम कर लें, ठीक है, 0.70 डिवाइड बाय 0.07 इज इक्वल टू 10, विच इंडिकेट दैट द कैनेडियन डॉलर इज वर्थ 10 पीसो, एक कैनेडियन डॉलर बराबर है 10 पीसो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कुछ डेरिवेटिव्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको आगे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ब्रीफ बता दें कि करेंसी डेरिवेटिव क्या होता है। करेंसी डेरिवेटिव बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है with the price that is partially derived from the value of the underlying currency they represent, ठीक है ना, यानी कि इस डेरिवेटिव जो होता है इसके ज़रिए एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके ज़रिए विद द प्राइस डेट इज़ पार्शियली, इसकी प्राइस वैल्यू जो होती है अंडरलाइन करेंसी डेट रिप्रेजेंट, जो भी करेंसी मार्केट में ट्रेड की जाती है उस करेंसी की बेस पे मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं किए जाते हैं। 3 कॉमन करेंसी डेरिवेटिव्स डेट आर कॉमनली यूज बाय MNCs और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात इन सम केसेस MNCs जो होते हैं में प्रेफर टू लॉक एन एक्सचेंज रेट एट विच इट कैन ऑब्टेन अ करेंसी फॉर फ्यूचर पॉइंट टाइम, यानी कि फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ सकती है, फ्यूचर पॉइंट टाइम के हिसाब से वो उनको करेंसी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए वो अभी से क्या करते हैं, करेंसी को लॉक कर देते हैं, लॉक करना चाहते हैं। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द MNCs एंड द फॉरेन एक्सचेंज डीलर, जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर को होते कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एन MNCs एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर दैट स्पेसिफाई द करेंसी टू बी एक्सचेंज, ठीक है ना। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो उस करेंसी को स्पेसिफाई करते हैं जिस करेंसी को, जो करेंसी MNCs को फ्यूचर में ऑब्टेन होती है। साथ साथ एक्सचेंज रेट भी स्पेसिफाई कर लेते कि किस रेट के पर वो फ्यूचर में करेंसी ऑब्टेन करेंगे एंड द डेट एट विच द ट्रांजेक्शन, और क्या कौन सी डेट को होगा वो डेट भी स्पेसिफाई हो जाता है, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन द MNCs एंड फॉरेन एक्सचेंज डीलर। द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द एक्सचेंज रेट स्पेसिफाई विद इन द फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इसमें जो रेट होता है वो फॉरवर्ड रेट कहलाता है। फॉरवर्ड रेट उसको कहते हैं इज एक्सचेंज रेट स्पेसिफाइड विद इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट विच द करेंसी कैन बी एक्सचेंज, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड करेंसी कॉन्ट्रैक्ट में। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसमें होते हैं फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है द मार्केट इन विच फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर, यानी कि जिसमें वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते हैं तो वो फॉरवर्ड मार्केट बन जाता है। तो फॉरवर्ड मार्केट इट इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट एंड इट्स मेन पार्टिसिपेंट जो होते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर।
एक ओवर द काउंटर मार्केट होता है, ठीक है, और उसका जो होता है मेन पार्टिसिपेंट फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं एंड MNCs होते हैं डेट विश टू ऑब्टेन फॉरेन का ट्रेड, जो फॉरेन का ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये भी एक डेरिवेटिव होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर समवट सिमिलर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट दैट दे आर सोल्ड ऑन एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ ओवर द काउंटर, ठीक है, ये सोल्ड किए जाते हैं। करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली स्पेसिफाई करता है स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज, ठीक है, स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकुलर करेंसी टू बी एक्सचेंज ऑन अ स्पेसिफाइड सेटलमेंट डेट। जिस डेट पर स्पेसिफाइड सेटलमेंट डेट जो भी होता है उस पर जिसको एक्सचेंज करते हैं तो उसके स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ करेंसी के स्टैंडर्ड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सम MNCs इन्वॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर है कि सम MNCs इन्वॉल्व इंटरनेशनल ट्रेड यूज द करेंसी फ्यूचर मार्केट टू हेज देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, करेंसी रिस्क से रिस्क फ्लक्चुएशन से या मूवमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फ्यूचर रेट रिप्रेजेंट, इसमें फ्यूचर रेट होता है, द फ्यूचर रेट रिप्रेजेंट द एक्सचेंज रेट एट विच वन परचेज और सेल, ठीक है, और सेल अ स्पेसिफाइड करेंसी ऑन द सेटलमेंट डेट अकॉर्डिंग विद द फ्यूचर कंट्री, यानी कि जो भी डेट डिफाइन होता है, स्पेसिफाइड होता है, ठीक है, तो उसमें उस स्पेसिफाइड डेट में जो रेट डिफाइन होता है, रेट डिफाइन किया जाता है वो फ्यूचर रेट बन जाता है जो रिप्रेजेंट करता है एक्सचेंज रेट को एट विच वन परचेज और सेल, यानी कि या तो वो परचेज करेंगे या सेल करेंगे। द रोल ऑफ द फ्यूचर रेट विद इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द रोल ऑफ द फॉरवर्ड रेट विद इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, यानी कि फ्यूचर रेट का और फ्यूचर रेट का जो विद इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू द रोल फॉरवर्ड रेट विद इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वो सेम रहेगा, ठीक है। इसकी बाकी डिटेल हम आगे इंशाल्लाह चैप्टर करेंसी डेरिवेटिव के चैप्टर में इसको डिटेल में हम करेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट आता है, ठीक है ना। साथ साथ थर्ड जो हमारे पास करेंसी डेरिवेटिव होता है वो करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज कॉल और पुट्स, ठीक है, दो सूरतों में होता है, करेंसी कॉल ऑप्शन और करेंसी पुट ऑप्शन। करेंसी कॉल ऑप्शन क्या होता है? प्रोवाइड द राइट टू बाय अ स्पेसिफिक करेंसी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस भी कहते हैं, एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं, विद अ स्पेसिफिक पीरियड विद अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो करेंसी कॉल ऑप्शन किया जाता है द राइट टू बाय स्पेसिफिक करेंसी। और करेंसी पुट ऑप्शन जो होता है एक करेंसी डेरिवेटिव होता है, ठीक है, एक टाइप होता है करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कि प्रोवाइड द राइट टू सेल अ स्पेसिफिक करेंसी एट स्पेसिफिक प्राइस विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, ये जो कॉल ऑप्शन होते हैं, करेंसी कॉल ऑप्शन जो होता है इट इज़ यूज टू हेज फ्यूचर पेबल के लिए यूज़ किया जाता है। और करेंसी पुट ऑप्शन जो होता है इट इज़ यूज टू हेज फ्यूचर रिसीवेबल। बाकी डिटेल इसमें उसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, सही है। तो ये आपके पास कंप्लीट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।